नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का 24 फनी स्टोरी चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कहानी आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मोहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने पर तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ न हुई और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी, आखिरी वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी। उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के प्रोत्साहित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते थे। आखिर जब कहीं मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयं सेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हर दम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की ज़रूरत थी और यह साहस अमरनाथ में ज़रूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित न थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे, अगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस वसूल के मानने वाले थे। और ख़ास तौर पर जब उसकी फरमाइश थी तब कोई बचाव की सूरत ही नहीं थी। अपनी ज़रूरतों को तो वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत के तरह अटल है। तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे, कोई क्यों रोके, किसी को रोकने का क्या अधिकार है। माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती करने का क्या हक है। अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूँ तो दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुंची। देखा तो 5 वॉलेंटियर पैकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाए। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई है। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम को क्या मतलब, जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से नहीं टलेंगे। कहिए कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ ने व्यवस्था की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात नहीं है। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले 1000 बहाने। अमरनाथ, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज के बाद कहाँ सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है। भाई, औरतों का काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग होवे, बिगाड़े वह अलग से, समझे हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पैकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यह तो बहाना कर चुका भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है क्या विलायत कपड़े दिलवाने से दुनिया से उठ गए, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी, तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो मैं एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बक्स ले जाओ, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो, जाकर कह देना मैं कपड़े लिए आता था, वॉलेंटियर ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ, कुछ जस्ती नहीं है, अजी 20 ऐतराज़ करेगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी, तो मालूम हो गया आप बोधे आदमी हैं। और भी आप कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई की भी उसके आगे धूल हो जाए।
जिनकी यही बहाने करते गुजर दी और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देसी माल ले जाए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ, देसी और विलायती की पहचान उन्हें मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या है। एक खद्दर पोस महाज से पास ही खड़े रहे, यह बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े न लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कर रही थी आप इसे कुचे को नहीं जानते, और बोले, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खद्दर पोस, कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिल लेती हो तो उसे ठुकरा दे। अमरना, तो शायद आप घर में पैकेटिंग करते होंगे। खद्दर पोस, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई। खद्दर पोस साहब चले गए तो पंडित जी बोले, यह माँ से तो 30 मार खांसे भी तेज निकले। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाज़ा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ न देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुँचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर आ गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी केशरिया साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर उनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े, कई सौ कदम भागते हुए चले गए। कमर का लिखा सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती चली आ रही थी। आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अब आगे, यह जवानी बहुत दिन न रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगा, माफ़ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है।
अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा है, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, अच्छी बात है, आप इसे ले लीजिए। देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए। इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइए जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी लेते जाइए कहती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुँह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार नहीं हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुँह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जाए। मुझे कल एक जगह जाना है। अगर दोपहर तक न मिले तो फिर मेरे किसी काम का नहीं है। दर्जी ने आधी सिलाई पेशगी ले ली और कल तैयार कर देने का वादा किया। अमरनाथ यहाँ से मालती की तरफ चल दी। कदम आगे बढ़ते थे लेकिन दिल पीछे रह जाता था। काश वह उनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन करे, लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देखकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात तक नहीं करेगी। आने का तो जिक्र ही क्या। एक ही बेमुरावत है जो कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूं। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ का अपने इंद्रिय प्रायणने पर जीवन पर शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे। आज उन्हें मालूम हुआ कि हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी सोखियाँ और नखरे सब जैसे मुलम्मा उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इतना बेखबर था। वह तिलस्म जो मालती ने वर्षों के नाज नखरे हाव भाव से बांधा था, आज किसी छू मंतर से तार तार हो गया। मालती ने उन्हें खाली हाथ देकर तोरिया चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। नहीं, वह उनके मुंह से यह सब सुनने की आदि नहीं थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। उसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्यलिपि के समान था। बोली, क्यों अमरनाथ, क्यों नहीं लाया? मालती, बाजार में मिली नहीं होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी? और मेरे लिए? अमरनाथ, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह? रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जाने देने को मैं हाजिर रहा। मालती, तो शायद तुम्हें रुपए जाने से भी ज़्यादा प्यारे हो। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चलो जाऊंगा। मालती, तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के नहीं थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज़ क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव के साथ देखकर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो बोली, मैं उन्हें नहीं दूंगी, कल तुम्हारे घर जाऊंगी। मालती ने शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो यह कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे हैं? एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में से नहीं है जो दिलों के साथ घात करती है। मालती, तो कोई देवी होगी? अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, न सुंदर है, न रूपवती, न ऐसी अदाएं कुछ, न मधुर भाषणी,
न तवाएंगी। बिल्कुल एक मामूली मासूम लड़की है, लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता। मेरी गैरत ने तो गवारा नहीं किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लो। तुम्हें इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहेगी। मालती, तो तुम्हें इसकी ज़्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूँगी, इसकी जरा भी परवाह नहीं है। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज़ छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों न हो। अमरनाथ, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन नहीं सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी? क्यों? अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती, तो जाकर मुंह धो आओ। तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम नहीं था। साड़ी देखकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी। कुछ भंग तो नहीं खा रखी है? अमरनाथ, खैर इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा, अभी से क्यों बदगुमानी करूं। तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली जाना। मालती, जिससे आप कहे कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो और कोई बहाना बना देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज़ तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन के लिए भी नहीं जाती। मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शोहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कटे गए बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा ना मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे के हालात को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते। यह पर्दा हमारे संबंधों के अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारी समझौता था। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे, नहीं बल्कि मैं डरता था। तुम जानबूझकर न जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचारी बनकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी को तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह नहीं की। मेरे बारे में तुम्हें यह शक है कि मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया, और मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शोहर बन सकता हूँ जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एक अतवार की ज़रूरत है, और तुम्हारे लिए ज़्यादा वजनी और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज़्यादा नहीं। तुमको इतने में संतोष नहीं होगा। मेरे लिए एक इत्मीनान की ज़रूरत है कि तुम मेरी और मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वह इनकार नहीं कर। यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती थी, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार न कर सकी। उसकी ज़िंदगी मोहब्बत की बाजीगर में प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी इस कभी उस शाखा में चहकती फिरती थी, बेकत आज़ाद बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती थी जिसकी ज़बान तरह तरह के मज़ों की आदी हो गई? क्या वह सूखी रोटी से तत्पर हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रही हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती, अच्छा, मैं कल चलूँगी, मगर 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ न रहूँगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भरा उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। मालती, अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना पार्ट कितना खूबसूरती से अदा करती हो। मालती, उसकी तरफ से तुम इत्मीनान करो। ब्याह नहीं किया मगर बरातें देखी हैं, मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा न कर रहे हो। मर्दों का क्या एतबार। अमरनाथ ने निश्चय भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझसे वासना के बंधनों का वहाँ गुजर ही का। दूसरे दिन अमरनाथ 10 बजे ही दर्जी की दुकान पर जा पहुँचा और सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए।
फिर घर आकर नए कपड़े पहने और ऐसा तनाव श्रृंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा। अमरनाथ ने कहा, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयार कर रही हो। मालती ने बालों में कंघी करते हुए कहा, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ, लेकिन देर हो जाएगी। मालती, कोई बात नहीं। भय की उस सहज आशंका ने जो स्त्रियों की विशेषता और मालती की ओर भी अधिक सतर्क कर दिया। अब तक उसने कभी अमरनाथ की और विशेष रूप से कोई कृपा न की थी। वह उससे काफ़ी उदासीनता का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भग्गिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी और वह उस संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। शत्रु को तुच्छ और अपदार्थ समझना स्त्रियों के लिए कठिन है। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर इस तरह की उसकी चीज़ें एक एक करके निकल गई तो फिर वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रखे। जिस चीज़ पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आँख ही क्यों उठाए। राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, उसके जादू को तोड़ देना चाहती थी। शाम को वह परी जैसी अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर चले। अमरनाथ ने सुबह 10 बजे तक मर्दाने घर को जनानेपन का रंग देने में खर्चा किया था। ऐसी तैयारियां कर रखी थी जैसे कोई अफसर मुआयना करने आया हो। मालती ने घर में पैर रखा तो उसकी सफाई और सजावट देखकर बहुत खुश हुई। जना ने हिस्से में कई कुर्सियां रखी थी। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, मगर जल्द आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ लपके हुए विलायती दुकान पर गए। आज भी धरना था। तमाशाइयों की वही भीड़, वहाँ देवी जी नहीं। पीछे की तरफ गए तो देवी जी एक लड़की के साथ उसी भैंस में खड़ी है। अमरनाथ ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। मैं आपके वादे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी ने कहा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। चलो सुमित्रा, जरा आपके घर हो आए। कितनी देर है? अमरनाथ, बहुत पास है, एक तांगा कर लूँगा। 15 मिनट में अमरनाथ दोनों को लिए घर पहुँचे। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान। दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, पर उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना न रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सवरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी न किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ सिर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े हुए थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। देवी ने आते ही कहा, बहन, आप भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुए हैं। मालती ने अमरनाथ की तरफ देखकर कहा, मैं विदेशी और देशी के फेर में नहीं पड़ती। जो है लाकर देते हैं वह पहनती हूँ, लाने वाले ये हैं, मैं थोड़ा ही बाजार जाती हूँ। देवी ने शिकायत भरी आंखों से अमरनाथ की ओर देखकर कहा, आप तो कहते थे यह इनकी फरमाइश है, मगर आप ही का कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में भी दूसरे मर्दों से बात कर सकती हो। जब वह बाहर चले जाए तो जितना चाहे कह सुन लेना, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं कुछ कहती नहीं। और बहन जी, क्या कर सकती हूँ? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं, बस विनती कर सकता हूँ। मालती, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं। उसका ठेका तुम्ही ने लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत कि उन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज़्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी,
आप मेरा मतलब गलत समझ रही है बहन। मालती, हाँ गलत तो समझूंगी ही। इतनी अकल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया। अब अख्तियार है, जहाँ चाहे आए जाए, जिससे चाहे हंसे बोले। घर में कोई पूछता नहीं, जो जेल खाने का भी क्या डर। मैं इसे अहुद्दन पंग कहूँगी, जो शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। अमरनाथ दिल में कटे जा रहे थे, छिपने के लिए बिल ढूंढ रहे थे। देवी की परेशानी पर जरा बल न था, लेकिन आंखें डबडबा रही थी। अमरनाथ ने मालती से जरा तेज स्वर में कहा, क्यों खामखा किसी का दिल दुखाती हो। यह देवियाँ अपना ऐश आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल खबर नहीं। मालती, रहने दो, बहुत तारीफ न करो। जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूँगी और तुम क्या करोगे। तुम मर्दों ने औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद किया कि आज मैं रस्म रिवाज शर्म हया छोड़कर निकल आई, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ। विलायती और विदेशी दो दिखलाने के लिए है। असल में यह आज़ादी की ख्वाहिश है जो तुम्हें हासिल है। तुम अगर 2-4 शादियाँ कर सकते हो तो औरत क्यों न करे। सच्ची बात यह है, अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखो। मुझे वह आज़ादी न चाहिए। यहाँ तो लाज ढोते हैं और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद की आंखों से देखकर कहा, बहन, औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, मगर शायद यहाँ नाकाम जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगे। हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह न होगी। मालती ने डपकते हुए कहा, मेरी साड़ी है, तुम मुझे नहीं दे सकते। अमरनाथ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छी बात है, न दूंगा। देवी जी, ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ़ करेंगी। देवी जी चली गई तो अमरनाथ ने तैयारियां बदलकर कहा, यह तुमने आज मेरे मुंह में कालिक लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदजुबान हो, मुझे नहीं मालूम था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, तो अपनी साड़ी उसे दे देती। मैंने एक ऐसी कच्ची गोलियां ना खेली। अब तो मैं बदतमीज भी हूँ, बदजबान भी हूँ। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी न थी जब मेरी जूतियाँ सीधी करते थे। इस छोकरी ने मुंहोनी डाल दी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मुबारक हो। यह कहती हुई मालती बाहर निकली। उसने समझा था जबान चलाकर और ताकत से वह उस लड़की को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन जब मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं, तो उसने फटकार बताई, इन दामों अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा ना था। उससे ज़्यादा कीमत वह उसके लिए दे नहीं सकती थी। अमरनाथ उसके साथ दरवाजे तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो ना मालती, मैं तुम्हें कल इससे अच्छी साड़ी दे दूंगा। मगर मालती ने रूखेपन से कहा, यह साड़ी तो अब लाख रुपए पर भी नहीं दूंगी। अमरनाथ ने त्योरिया बदलकर जवाब दिया, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो यह मेरा आखिरी तोहफा है। मालती ने होठ चढ़ाकर कहा, इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका तो मैं यकीन दिलाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।